Hi students, welcome all of you in our next class. Hope you are studying well and doing a lot of masti during exams. And it's almost first term exams are almost complete होने वाले हैं, कुछ बच्चों के almost हो चुके हैं. And today let's start our next new chapter of 11th class. We will start chapter 8 11th class. The name is gravitation. What it is? Gravitational force. चैप्टर का नाम is gravitation. So what is gravitational force? ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन हमने 9th में भी पढ़ा होगा. इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ग्रेविटेशन, ग्रेविटी बहुत बार हम यूज करते हैं, काफी साइंटिफिक नेम, काफी अच्छा नाम लगता है हमें. चलिए करें स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स. वी नो वेल देयर इज gravitational force or attraction between earth and sun, earth and moon, between this planet and earth. जैसे इसको रिड्यूस करेंगे, what happen? This object will fall towards earth. Why? Due to gravitational force. तो क्या होता है? करते हैं स्टार्ट. Gravitational force. It is the force between particles, we can say between objects due to their mass. The force between the particles due to their mass is known as gravitational force. Concept was given by Newton. Concept किसने दिया? न्यूटन ने. क्या कॉन्सेप्ट दिया? इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल छोटी क्लासेस में बहुत ही सिंपल एग्जांपल अक्सर डेली लाइफ में हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, टीचर्स बताते हैं. व्हेन न्यूटन सिटिंग इनसाइड एन एप्पल ट्री, डाउन एन एप्पल ट्री, देन an apple falls, then Newton observes what, and वहीं से उन्होंने फिर आइडिया लिया कि वो एप्पल नीचे क्यों गिरा. सुना होगा हमने. मैथमेटिकल पार्ट क्या है, मैथमेटिकल स्टडी क्या है, वो हमें समझना है. न्यूटन ने काफी डिटेल्ड स्टडी करने के बाद बताया कि लेट देयर आर टू पार्टिकल्स m1 and m2 placed r meter apart in vacuum or air. In vacuum or air, then the particles will attract each other due to their mass. अपने mass की वजह से दोनों attract करेंगे. Then the gravitational force, we can say the attractive force between the particles. Attractive force between particles, एग्जैक्टली कहें तो बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज एफ. ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे इसे. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज एफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to square of distance between them or between their centers. Proportionality constant is capital G. Proportionality constant is capital G into m1 m2 by r square is the gravitational force between two point objects. फॉर्मूला पहले भी हमने पढ़ा है, इस पे मैथमेटिकल स्टडी ज्यादा करेंगे. वेयर कैपिटल जी क्या है? नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट. व्हाट इज इट्स वैल्यू? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम सब ने सुनी है, पढ़ी है. क्या होती है? 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, मींस अर्थ से बाहर भी जनरली कांस्टेंट रहता है जनरली. नेक्स्ट, इसकी वैल्यू सबसे पहले किसने मेजर की? इट वाज firstly measured by Henry Cavendish. साइंटिस्ट हुए हेनरी कैवेंडिश. इन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू सबसे पहले मेजर की. एंड इसी वजह से इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि अर्थ का मास सबसे पहले किसने मेजर किया? Who weighed the earth first? Who calculated the mass of earth first? The name is Henry Cavendish. क्योंकि अर्थ का मास कैलकुलेट करने में कहाँ अटक गए जाके, फाइनली लास्ट में जाके इस पे जाके अटक गए, इस कांस्टेंट पे जाके अटक गए. बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे पास थे, लेकिन इसकी वैल्यू कैवेंडिश ने मेजर की. जैसे ही कैवेंडिश ने कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मेजर की, उसके बाद हम अर्थ का मास भी इजीली कैलकुलेट कर पाए. दैट्स व्हाई हु वेड द अर्थ फर्स्ट, हेनरी कैवेंडिश का नाम आता है. इसीलिए हेनरी कैवेंडिश का ही नाम आता है टू मेजर द मास ऑफ अर्थ. ही वाज फर्स्ट टू मेजर, टू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ. अर्थ का मास सबसे पहले इन्होंने ही कैलकुलेट किया, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट की थी. दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू एंड मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. व्हाट इट? नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. These means gravitational forces are attractive forces. कैसे हैं? attractive forces हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव ही जनरली एग्जिस्ट करते हैं. gravitational forces are मीडियम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. हमने देखा मास, डिस्टेंस एंड जी. पार्टिकल्स को यहां से किसी भी मीडियम में रख दो, उनका मास सेम रहेगा. दैट्स व्हाई m1 m2 सेम, डिस्टेंस भी सेम रहेगा. एंड ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी ऑल फैक्टर्स रिमेन सेम व्हेन वी विल चेंज द मीडियम. सो दीज आर मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्सेस. मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्सेस, मीडियम पे डिपेंड नहीं करते. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीकेस्ट फोर्सेस. These are weakest forces in nature. Next, gravitational forces obey Newton's which law? Newton's third law of motion. Gravitational forces obey Newton's third law of motion. One more, gravitational forces obey सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब कहेंगे सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब है वेक्टर एडिशन. सुपरपोजिशन मतलब वेक्टर एडिशन. दीज ओबे सुपरपोजिशन यानी वेक्टर एडिशन. वन मोर पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, these means gravitational forces obey inverse square law.
इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज, इसका मतलब है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और बिटवीन देयर सेंटर्स। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन बाय न्यूटन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। का फॉर्मूला कितना है, किसके लिए है, एंड एडिशनल पॉइंट्स क्या है। करें क्वेश्चन, कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लेट देयर आर three particles of equal masses m each placed at the vertices of an equilateral triangle. The question is, let this particle A, B, C, what is the gravitational force on particle A? Gravitational force on particle A due to other two, जो बाकी दोनों हैं B और C, इनकी वजह से इस पार्टिकल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। करें सॉल्व। कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूला यही है, बस एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है क्या, एक वर्ड मैंने यूज किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी वेक्टर एडिशन। ये थोड़ा सा यूज करूंगा मैं, आप सबको पहले से आता है, बस उसको यूज करना सिखा। ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, बी पार्टिकल ए पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा इधर, इसे नाम दे देते हैं F1। व्हाट इज F1? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। कितना होगा? Gm1 m2 यानी m स्क्वायर बाय डिस्टेंस बिटवीन देम a का स्क्वायर। सिमिलरली C पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, लेट इट बी F2, इसको नाम दे देते हैं F2। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय C ऑन A, क्या नाम दिया? F2। वैल्यू क्या होगी? सेम फॉर्मूला, Gm1 ये हो गया, m2 ये हो गया, यानी m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। होप यू गॉट इट। इस पार्टिकल पे बाकी दोनों पार्टिकल ध्यान से देखें तो इधर और इधर दो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल विल बी 60 डिग्री। एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सो इस पार्टिकल पे दो फोर्स हैं 60 डिग्री के एंगल पे, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट 60 डिग्री के एंगल पे, तो नेट फोर्स क्या होगा? कुछ बच्चों को शॉर्टकट पता होगा, कुछ बच्चों को याद होगा जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो थोड़ा सा सुस्ते दिखाते हैं उनको फिर सिखा देते हैं। बट रिक्वेस्ट है कि जहां भी हम सीखें उसको याद रखें, आगे बार बार इंप्लीमेंट करें। अब इस पे नेट फोर्स क्या होगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो नेट फोर्स मींस दोनों का वेक्टर एडिशन। सो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट A is the vector sum of F1 and F2, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला सबको आता होगा, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला सबको याद होगा, अंडर रूट a स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी F2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी F1 F2 cos थीटा। a is F1, b is F2। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, थीटा इज 60 डिग्री, यू गॉट द आंसर। व्हाट इज द आंसर? इतना टाइम लगाओगे? इतनी देर में तो आंसर आ जाता, इससे तो बहुत पहले आंसर आ जाना चाहिए था। व्हाट इज द आंसर? अंडर रूट 3 gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर, राइट सर, बट कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आ गया? वैल्यू पुट किए ना, ये कैसे आ गया?
आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर। जब भी आप दोबारा वॉच कर रहे होंगे इस वीडियो को, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली, मैं हमेशा ऑनेस्टी की बात करता हूं। ऑनेस्टली जब क्वेश्चन आपने पूरा सुन लिया होगा, देख लिया होगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करेंगे कितनी देर में सॉल्व किया, फिर सॉल्यूशन देखेंगे कहां डिफरेंस है। अच्छे से उस डिफरेंस को खत्म करना है कि टीचर कैसे सोच रहा है, हम कैसे सोच रहे हैं, कहां डिफरेंस है। यदि हम सही आंसर भी निकालते हैं तो टाइम ज्यादा क्यों लगा, हमारा अप्रोच सही होगा तो टाइम भी कम लगेगा, आंसर भी सही आएगा। व्हाट इट, अब ये आंसर कैसे आ गया, बहुत बार बता चुका हूं। पहला पॉइंट कि वैल्यू पुट करो F1 F2, इसमें सॉल्व करो, यही आएगा। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बट आया कैसे, याद कैसे रखेंगे, बहुत एडिशनल है, बहुत बार बता चुका हूं। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, एडिशनल है, ये क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। एडिशनल पॉइंट है, देयर आर टू वेक्टर्स F1 F2 या A B X Y कोई भी हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका रिजल्टेंट कभी भी इन दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री होगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, नेट आएगा, वेक्टर एडिशन आएगा, का मैग्नीट्यूड आएगा √3 टाइम्स ऑफ एनी वन। यदि इक्वल मैग्नीट्यूड है 60 डिग्री पे तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ एनी वन। 90 डिग्री पे है तो इफ 90 डिग्री हुआ तो नेट फोर्स आएगा √2 टाइम्स ऑफ एनी वन। एंड 120 डिग्री पे हुए, 120 डिग्री पे हुए तो नेट आएगा इक्वल टू एनी वन। बहुत बार बता चुका हूं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 60 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ एनी वन, दोनों 60 पे हैं सो √3 टाइम्स ऑफ एनी वन। 90 पे होते तो √2 टाइम्स ऑफ एनी वन, 120 डिग्री पे होते तो what it, that is now you have to request to do at least 10 numericals related to Newton's law of gravitation. That is the basic concept behind gravitation. Just मैंने introduce किया है gravitation को, gravitational force को, आगे next classes में से continue करेंगे। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। Thank you all, take care, thank you.